लेकर आ गई हूँ फिर से एक बार आपके लिए एक नया सा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा चैप्टर, ठीक है। और आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस चैप्टर को पढ़ने में और काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा जो पहले आप पढ़ चुके हैं और काफ़ी ज्ञान आपको मिला होगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का L3 और देख लेते हैं क्या पढ़ना है हमें और क्या मैम आज पढ़ के आई है जो आपके सामने उगलने वाली है। चलिए, चैप्टर फ्लो आपको पता ही है, कुछ ऐसा था, ठीक है। लेक्चर फ्लो देख लेते हैं। आज हमें पढ़ना है स्त्री जनन तंत्र की शुरुआत करने वाले हैं हम। अब आप बोलेंगे आपने शुक्राणु तो बनाए नहीं, तो शुक्राणु जो है हम युग्मक जनन की प्रक्रिया में पढ़ेंगे और अंडाणु का निर्माण भी हम युग्मक जनन की अभी हम सिर्फ संरचना पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इस हिसाब से दे रखा है। मैं आपको वहां से थोड़ा सा स्प्लिट नहीं करना चाह रही, खत्म नहीं हुआ आप वहां पे। स्त्री जनन तंत्र प्राथमिक अंग, क्योंकि इसमें भी प्राथमिक और सहायक अंग होंगे, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियां और गर्भाशय, ठीक है, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्त्री जनन तंत्र। तो स्त्री जनन तंत्र क्या है? वही जो नर जनन तंत्र की कहानी थी उसी में स्त्री जनन को चेप देना है। तो स्त्री जनन तंत्र प्रक्रिया के अतिरिक्त भी कई कार्यों का निर्वहन करता है या करती है, जैसे निषेचन, भ्रूण विकास। वहां पे निर्माण क्या है? सिर्फ शुक्राणु का निर्माण करना है और रिलीज कर देना है, लेकिन स्त्री जनन तंत्र को और भी कई एक्स्ट्रा काम करने होते हैं, जैसे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन स्त्री में होगा क्योंकि हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, भ्रूण विकास, गर्भधारण मतलब प्रेगनेंसी, उसके बाद दुग्धन मतलब जो बच्चा पैदा होगा उसको, क्योंकि हम मैमल्स हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं आदि। इसी के अनुसार स्त्री जनन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। अब आप बोलेंगे इसकी परिभाषा क्या है? तो मैंने कहा वैसी ही परिभाषा है कि वह अंगों या विभिन्न अंगों व सहायक अंगों का समूह जो स्त्री में अंडाणु उत्पन्न करने की प्रक्रिया करता है, स्त्री जनन तंत्र कहलाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या भाग है। इसमें भी एक प्राथमिक अंग जो है वो हमारा मेन हीरो हीरोइन जो भी आप बोले वो क्या रहेगा? अंडाशय यानी ओवरी। सहायक अंग बहुत सारे हैं, लिस्ट लंबी है। सबसे पहले है अंडवाहिनी जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं और फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। गर्भाशय यानी यूटेरस या यूट्रस, गर्भाशय ग्रीवा जिसको सर्विक्स कहते हैं और योनि जिसको वेजाइना कहते हैं। तो पहले हम सिर्फ आउटलाइन स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इनका डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो फिर डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक बार आउटलाइन स्ट्रक्चर देख लेते हैं इनका। चलिए बनाते हैं, क्योंकि चित्र बनाना तो जरूरी है, क्या करेंगे बिना चित्र के। तो सबसे पहले हम बना देते हैं ये हमारे अंडाशय, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ओवरी, मेन अंग जो प्राइमरी अंग है। इसके ऊपर एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी जब हम अंडाशय की संरचना पढ़ेंगे, फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि एक कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट या अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब का जो बाहर वाला यानी सबसे पहला वाला जो अंडाशय के ऊपर वाला भाग होता है, इसे हम कहते हैं फनल या कीप, और इसमें उंगली समान प्रवर्ध पाए जाते हैं कुछ इस तरह से। क्यों? अंडाशय को कैच करने के लिए। दो अंडवाहिनी होती है, जैसे अंडाशय निकलता है ये पकड़ लेता है, ठीक है, वरना अंडाशय कहाँ चले जाएंगे? गुरुत्वाकर्षण की वजह से शरीर के अंदर गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये पकड़ने के लिए कैचिंग पावर है इसकी, तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम अंडवाहिनी। इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें भी कुछ भाग है, लेकिन अभी हम सिर्फ एक कच्चा चित्र बना रहे हैं। उसके बाद ये ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद ये यहां से इस तरह से नीचे आ जाता है। इधर भी क्या होगी? वही पुरानी कहानी, एक अंडवाहिनी इधर भी, क्योंकि हमने क्या कहा? अंडाशय कितने हैं? दो हैं, एक ये और एक दो, एक जोड़ी है मतलब दो है। ऐसे ही फैलोपियन ट्यूब भी क्या है? एक जोड़ी है मतलब दो है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये वो जो पार्ट है ये हमारा है गर्भाशय।
जिसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के भी कुछ भाग होते हैं, मीन्स ऊपर वाला भाग जो होता है वो कहता है फंडिक, ये जो उभरा हुआ भाग है ये इसकी बॉडी होती है, और ये वाला जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं सर्विक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा को मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग कर रही हूँ क्योंकि इसमें दो मुख होते हैं गर्भाशय ग्रीवा के, ये गर्भाशय ग्रीवा, और नीचे आ जाती है योनि, ऐसी कुछ। ठीक है, योनि का स्ट्रक्चर हम अलग से देखेंगे। ये जो पार्ट है जिसको हम योनि कह रहे हैं ये आती है बाहरी अंगों में या बाहरी जनन अंगों में, जैसे पेनिस आता है, पुरुषों में पेनिस है, यहाँ पे योनि है, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसका डिटेल स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं दिखेगा। तो ये वाला पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें जो है कच्ची कच्ची समझ में आ गई। इसको डिटेल में अभी हम उसके साथ साथ पढ़ेंगे जब अंडवाही वगैरह पढ़ेंगे। और इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है, जैसे एक मेम्ब्रेन ये रही, इसको मैं अलग से बनाऊंगी, और 3 होती है वैसे, बाहर वाली को पेरीमेट्रियम, मीजोमेट्रियम, और अंदर वाली को एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये अंदर वाली कुछ ऐसी होती है। यहीं पे हमारा क्या होता है, भ्रूण, यानी कि बच्चा जो है वो यहीं पे इम्प्लांट होता है, अंतारोहण होता है, वो देखेंगे डिटेल में। यहाँ पे 2 बातें मैं आपको बताना चाह रही हूँ जो बुक में नहीं है ऑब्वियसली, कि ये अंडवाहिनी, अब आप बोलेंगे हवा में कैसे अंडवाहिनी लटक रही है ना, गुरुत्वाकर्षण तो बता दिया मैडम ने, अंडवाहिनी गुरुत्वाकर्षण में क्यों नहीं गिर रही। तो ये जो अंडवाहिनी होती है ये तो आपको पता चल गया कि ये कौन सा रीजन है, पेल्विक रीजन है। ठीक है, पेल्विक रीजन आपको बताया था, पेट से नीचे जो ये पैर वाला स्ट्रक्चर होता है, ये श्रोणी रीजन। इसमें क्या होती है, अंडवाहिनी एक मेम्ब्रेन से लटकी हुई रहती है, यानी कि फिक्स रहती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है मीजोवेरियन। ठीक है, इसी तरह गर्भाशय भी हवा में तो लटका हुआ नहीं है, तो गर्भाशय और ओवरी आपस में एक दूसरी मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। हिंदी में भी यही बोलेंगे भाई, मीजोवेरियन लिख देती हूं, वैसे इंग्लिश नाम भी यही है, और ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, ये है एक स्त्री जननांग का चित्र कि कैसे बनाना है आपको। योनि हम बाद में पढ़ेंगे, और एक और स्तन ग्रंथियां, वो अलग से टॉपिक लिया जाएगा। तो ये है ओवरी, कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया। वैसे देखा जाए तो ये एक ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, है ना, मस्त वाला, ये वैसा ही कुछ है। चलिए अब इनके पार्ट्स पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहला है प्राथमिक अंग, जो हमारा क्या होगा, अंडाशय होगा। अंडाशय यानी ओवरी, यह प्राथमिक लैंगिक अंग है जो मादा युग्मक यानी अंड का निर्माण करती है और स्टेरॉइड हार्मोन का उत्पादन करती है। जैसे वहां पे टेस्टोस्टेरोन हो रहा था पुरुषों में, वैसे स्त्री में भी 2 तरह के हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दोनों अलग अलग जगह से सिक्रीट होते हैं, बाद में बताएंगे आपको कहाँ से सिक्रीट होते हैं। तो ये जो है उसको मेंटेन करती है अंडाशय, जो इसमें से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो उनको सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे अंडाशय का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि अंडाशय की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बोलते हैं थीका इंटरना, अभी इसका डिटेल स्ट्रक्चर आ रहा है। वैसे इंटरना, ये इंटरना जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करती है। ठीक है, चलिए, उदर के नीचे दोनों ओर एक एक अंडाशय यानी कि एक जोड़ी होता है, वो बनाए थे गोल बादल जैसे, दिख ही गए होंगे आपको।
प्रत्येक अंडाशय 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी व 1 से 5 सेंटीमीटर लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी होती है। मतलब ओवरी जो होती है वो मोटी होती है, इतनी चौड़ाई होती है, लंबाई होती है। यह श्रोणि भित्ति यानी पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल क्या है, ये आपको बताया ना कि ये पेल्विक रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है। तो इसमें मैंने बोला हवा में तो लटके नहीं है, किसी चीज से लटके हुए हैं, जिसकी आपको बताई पेल्विक वॉल से किस मेम्ब्रेन से लटके हुए हैं, ये मीजोमीरियन मेम्ब्रेन से लटके हुए। वहां पे नाम नहीं दिया, वहां पे नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि बुक में नाम नहीं दिया, ठीक है। पेल्विक वॉल या लिगामेंट द्वारा उदरीय गुहा में लटके रहते हैं। उदरीय गुहा मतलब एब्डोमन रीजन, ठीक है, थोरैक्स से नीचे वाला रीजन। अब क्या होती है अंडाशय की आंतरिक संरचना, वो देख लेते हैं। प्रत्येक अंडाशय बाहर की ओर एक पतली जननिक एपिथीलियम से आस्तरित होता है, ठीक है, वो जो बादल जैसा हमने बनाया ऐसा, ये, ठीक है। इतना पार्ट जो खुला है अभी रीजन आपको बताएंगे। तो प्रत्येक जो होता है वो बाहर की ओर क्या होता है, जननिक एपिथीलियम से घिरा होता है, ऐसे मेम्ब्रेन होती है, इसमें बहुत सारी सेल्स होती है। वह अंदर अंडाशय पिट्टिका होती है। बाहर वाला जो पार्ट होता है उसमें तो एपिथीलियम होती है और अंदर जो होती है वो पिट्टिका, पिट्टिका मतलब स्ट्रोमा होता है, ठीक है। स्ट्रोमा जैसे कोशिका द्रव्य होता है वैसे इसमें हम जो अंदर वाला पार्ट है उसको स्ट्रोमा बोल रहे हैं। इसमें 2 भाग होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर भी 2 भाग है। पहला है परिधीय भाग जिसे कॉर्टेक्स बोल रहे हैं और दूसरा है केंद्रीय भाग जिसे मेडुला बोल रहे हैं। यानी कि बाहर वाला जो भाग है ये वाला, ये तो हो गया कॉर्टेक्स, ठीक है। और अंदर वाला भाग में थोड़ा सा इसको येलो से बना देती हूं, ये वाला जो भाग है ये हमारा हो गया मेड्यूला। अंडाशय के मेडुलरी भाग में अनेक अंडाकार गोल गोल संरचनाएं बिखरी होती हैं। अभी हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जब अंड जनन करवाना होगा, युग्मक जनन, तब फिर से इसका डिटेल स्ट्रक्चर आएगा। तो इसमें गोल गोल कुछ कोशिकाएं होती हैं, ऐसी अलग अलग स्टेजेस पे होती है ये, ठीक है। ये जो गोल रचनाएं होती हैं, बिखरी होती हैं, इन्हें प्राथमिक पुटिकाएं या प्राइमरी फॉलिकल्स या अंडाशय पिटिकाएं कहते हैं। इनको हर स्टेज को नहीं कहते, हर स्टेज का नाम अलग है, वही डिटेल में पढ़ेंगे इसको। प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। यह परिपक्व होकर ग्राफियन फॉलिकल्स बनाते हैं, ठीक है। परिपक्व होकर मतलब मैंने यहाँ बोला कि ये अंडाशय है, पहले ये ऐसा होता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है। तो पहले वाले को तो प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं और फिर इसमें और ग्रोथ हो जाती है, इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसमें सेकेंडरी oocyte बन जाता है, तब इसको क्या बोल देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं या ग्राफियन पुट्टिका कहते हैं, ठीक है। ये एक कच्चा कच्चा चित्र था क्योंकि हमें युग्मक जनन जब पढ़ना है तो इसको डिटेल में पढ़ना है। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा उसमें आपको उसके साथ बताया। ये है हमारी मैं पूरी बंद बना रही हूँ, ठीक है, बुक में इस साइड से खुली है, मुझे पता है। ये तो हो गई पूरी अंडाशय। फिर से बोल रही हूँ, हम अभी शॉर्ट में बना रहे हैं इसको क्योंकि हमें युग्मक जनन में फिर से बनाना है। इसका जो परिधीय भाग है मतलब बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसमें एपिथेलियल सेल्स हैं, पूरी तरह चारों तरफ होंगी। ये हमारी क्या है, एपिथेलियम कोशिकाएं। इसी से क्या बनना है, अंडा बनना है, ठीक है। ये घिरी होती है, जननिक एपिथेलियम भी बोलते हैं इसको, आप जननिक लिख दीजिए। ये शुक्राणुओं में भी, शुक्रजनन नलिकाओं में भी थी, ठीक है, उसी में से 2 तरह की कोशिकाएं बनती थी। तो ये तो हो गई बाहर वाली। अंदर की तरफ जो चीज होती है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक तो बाहर वाली जिसको मैं अभी ब्लैक से बना रही हूं, इसको बोल देंगे हम कॉर्टेक्स। दूसरी अंदर वाली ये जिसे अब मैं रेड से बना रही हूं, ये क्या है, ये है मेड्यूला। ये परिधीय भाग और ये केंद्रीय।
रेड वाला, और ये परिधीय हिंदी वालों के लिए। चलिए ये हो गई। इसमें कुछ जो तीसरी लाइन थी उसमें था कि कुछ कोशिकाएं होती हैं जो बनना कहाँ से शुरू होती है, एपिथेलियम से ही होगी। यहाँ जो एपिथेलियम होगी ना उससे एक कोशिका बनना शुरू होगी, पहले ऐसी होगी, ये वृद्धि करेगी थोड़ी, और ये जो वृद्धि करके थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटक या प्राथमिक कोशिका। फिर अगली स्टेज पे क्या होती है वो डिटेल स्ट्रक्चर है, वही बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, इसमें ये कोशिकाओं में और आसपास की दूसरी जो कोशिका है, ये तो कोशिका है ही, इसमें जो होती है वो दूसरी कोशिकाएं और इकट्ठा हो जाती है ऐसे। तो इस वाली संरचना को जो क्या बोलते हैं, ग्राफियन पुटिका। ठीक है, इसी से आगे स्ट्रक्चर चलता है, फिर वही एग बाहर आता है, वो सारी चीजें हम जब इसका युग्मक जनन पढ़ेंगे तब। इस पे ऐसे स्टेजेस चलती रहती है ना, ये आगे भी चलता रहेगा ऐसे, और भी संरचनाएं होगी, फिर एग निकलेगा, फिर ये फट जाएगा। ये सारा जो है अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर पिक्चर देखा होगा, अभी जो हमने कहा उसको समझ लिया। चलिए अब है सहायक नलिकाएं व ग्रंथियां, कि ये तो हो गई प्राइमरी ऑर्गन। सहायक अंग क्या क्या है, तो सबसे पहले अंडवाहिनी जो हमने देखी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब कह रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब कह रहे हैं। यह एक जोड़ी पेशीय व नलिकाकार होती है। यह अंडाशय से गर्भाशय तक इसकी गुहा पक्षमाभी एपिथेलियल से स्थित होती है, और प्रत्येक अंडवाही में 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, कीपक यानी इनफंडिबुलम, तुम्बिका यानी एम्पुला, संकीर्ण पद यानी स्थिशियम। ठीक है, कैसे बनाई थी हम देख लेते हैं, ये वाली। अब सिर्फ मैं क्या बना रही हूं, फैलोपियन ट्यूब बना रही हूं, दोनों साइड होती है तो उधर भी होगी। ये है हमारी अंडवाहिनी, ये पूरी यहां से यहां तक। ठीक है, इस जगह से इस जगह तक, इसलिए लिखा है कि ये कहां से जुड़ी हुई है, ये अंडाशय से गर्भाशय, क्योंकि इधर से तो गर्भाशय स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसका अगला पार्ट क्या होता है, ये होता है नलिकाकार। ठीक है, 3 भाग होते हैं, एक होता है कीपक जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इनफंडिबुलम। दूसरा होता है ये जो फुला हुआ सा भाग है, तुम्बिका, और ये वाला भाग है, ये है संकीर्ण पथ। ये फिमरी समान संरचना है, पहले पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ना काट देना इसको। अब ये जो फिमरी समान संरचनाएं देखी थी, इसे हम क्या बोलते हैं, झालर या फिमरी। ठीक है, यहाँ पे नीचे अंडाशय है, पूरा नहीं बना रही हूं मैं, ये अंडाशय, ये जो मोटा सा पार्ट है, फूला हुआ पार्ट, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, तुम्बिका या एम्पुला कह रहे हैं। ठीक है, क्या काम होगा, यहाँ से अंडाशय, फिमरी का क्या कार्य है, अंडाशय को पकड़, मतलब सॉरी ओवरी को या अंड को पकड़ना, तो अंड को पकड़ के ये अंदर डाल देता है, यहाँ पे अंड आ जाता है। ठीक है, तो इसकी एपिथेलियम यानी कि इसकी जो नली की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी है, पक्षमाभी है। कैसी है, पक्षमाभी है, मतलब सीलिएटेड है, ये ऐसे सीलिया लगे हुए हैं, इसमें छोटे छोटे बाल लगे हुए। क्यों, क्योंकि अंडे को बाहर, अंडा खुद गमन नहीं कर सकता, मादा अंडाशय क्या है, अचल है, अंड क्या है, अचल है। तो अचल है तो उसको चलने के लिए क्या चाहिएगा, सहारा चाहिएगा। तो ये पक्षमाभी एपिथेलियम है जो हिलती रहती है और उसको आगे से आगे पहुंचाती रहती है। तो ये जो चौड़ा पार्ट है ये तुम्बिका या एम्पुला कहलाता है। इससे आगे अंड जब जाता है तो ये जो संकीर्ण पथ है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थिशियम, स्थिमस, सॉरी इसे क्या कहते हैं, स्थिमस कहते हैं। ये दोनों जगह होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्या काम है, अंड को कलेक्ट करना और गर्भाशय तक पहुंचाना। नेक्स्ट है गर्भाशय। स्त्री में केवल एक गर्भाशय होता है। ठीक है, पाया जाता है जिसमें बच्चेदानी, जो नॉर्मल आपने लोकल लैंग्वेज में सुना होगा बच्चेदानी कहते हैं, यह 8 सेंटीमीटर लंबी खोखली
पेशी होती है और इसमें रक्त की प्रचुर मात्रा व आपूर्ति होती है। क्यों रक्त की मात्रा? क्योंकि जो गर्भ भ्रूण बनेगा, आपने सुना होगा, वो गर्भाशय में ही क्या होता है, इम्प्लांट होता है, वहीं रहता है। जो बच्चा होता है वो गर्भाशय में ही रहता है, तो उसकी जो सप्लाई है वो प्लेसेंटा के माध्यम से, यानी कि जो हमारा अपरा बनता है, प्लेसेंटा बनता है, उसके माध्यम से ही बच्चे को सारा पोषण मिल रहा है। और वो पोषण की हमारी मेन नलिकाएं कौन सी है? वही रक्त नलिकाएं। तो इसकी दीवारों में क्या होता है, बहुत सारी रक्त की आपूर्ति होती है, ताकि बच्चे को और जो भ्रूण आ रहा है, जो एग आ रहा है, उसको अच्छे से पोषण मिल सके। यह भी श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ा रहता है। आपको बताया था ना अभी चित्र में, कौन सी लिगामेंट से? ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ा रहता है। पीछे जाके देख सकते हैं आप चित्र में, ठीक है। तो ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ा रहता है, यहाँ पे भी लिख दूं। इसकी ऊपरी भाग फैलोपियन नलिका में खुलता है। देखी थी हमने, जो ऊपर वाला पार्ट है ये गर्भाशय था, ऐसा बनाया था जो हमने, ठीक है। इसका ऊपर वाला पार्ट तो कहाँ खुल रहा है? फैलोपियन ट्यूब में खुल रहा है। और नीचे वाला भाग कहाँ खुलेगा? योनि में खुलेगा, ठीक है। ये है गर्भाशय, इतना वाला पार्ट। इसके आपको पार्ट बताए, सबसे पहला फंडिक, फिर बॉडी और फिर सर्विक्स। ऊपरी भाग फैलोपियन नलिका में खुलता है, वह निचला संकीर्ण भाग कहाँ खुलता है? सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा में, यहाँ पे। ये देखिए, ये गर्भाशय था, ये फंडिक, ये बॉडी, और नीचे वाला पार्ट आपको क्या बताया, जिसे हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, ये वाला, ये इतना पार्ट ये है, ठीक है। इस गर्भाशय ग्रीवा की मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें ये मैंने जो अलग से चीज बनाई है, इसमें 2 पोर्स होते हैं, मतलब छिद्र होते हैं, जिसको इस वाले को तो बोलते हैं इंटरनल ओएस। ओएस क्या है? शॉर्ट फॉर्म है ओरिफियन की, जो आपकी बुक में नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही। और इधर वाला जो छिद्र होता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस, बाहरी छिद्र और आंतरिक छिद्र। ओएस मतलब ओरिफियन। अब बोलो ओएस तो है नहीं स्पेलिंग में, मैं क्या करूं, बनाई ऐसी है। गर्भाशय भित्ति के 3 स्तर होते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर क्या होती हैं, भित्तियां होती हैं, उसकी बात करते हैं। पहली पतली झिल्लीमय होती है, जिसे परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम कहते हैं। अंदर वाली जो होती है मध्य, जिसे गर्भाशय पेशी स्तर या मीजोमेट्रियम कहते हैं। और तीसरी होती है आंतरिक ग्रंथिल स्तर, जिसे हम अंतस्तर या एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं। अब से मैं क्या बना रही हूं, मैंने आपको बोला था एक बार बना के टुकड़ों टुकड़ों में सबको समझेंगे, तो अब सिर्फ मैं गर्भाशय बना रही हूं। ठीक है, योनि वाला पार्ट मैंने बोला हम अगले सेक्टर में देखेंगे। चलिए, तो इसकी जो सबसे बाहरी परत है ये वाली, इस बाहरी परत को हम क्या कह रहे हैं? इस बाहरी परत को हम बोल रहे हैं पेरीमेट्रियम। हिंदी वाला लिखा हुआ है परिगर्भाशय, ठीक है, लेकिन ज्यादा आपको इंग्लिश में ही सुनने को मिलेगा। पेरीमेट्रियम कहते हैं इसको। अंदर वाली ये नॉर्मल होती है, नॉर्मल एपिथेलियम सेल की बनी होती है। अंदर वाली जो होती है वो पेशी होती है। पेशी का मतलब मस्कुलर, ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे मसल्स होंगे, इसलिए इसको ऐसे लंबी लंबी बना रही हूं मैं, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे मसल्स हैं। ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी मीजोमेट्रियम, मध्य स्तर। क्यों पेशीय है ये? इसका काम है कि जब बच्चा बाहर निकलेगा तो इसमें संकुचन होते हैं, पेशियों में ही संकुचन होते हैं। आपने डाइजेशन भी पढ़ा होगा कि इन पेशियों में संकुचन होते हैं, जिसकी क्रमाकुंचन गतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो गर्भाशय से बाहर आता है। जब पीड़ा होती है ना, प्रसव डिलीवरी के टाइम, जब प्रेगनेंसी टाइम में लेबर पेन होते हैं, तो उसके लिए मस्कुलर होता है। और क्या होना है, भ्रूण यहीं पे आना है, मतलब जो भ्रूण है हमारा, है ना, भ्रूण, इसको क्या करना है, यहीं पे क्या करना है, इम्प्लांट होना है, मैंने गर्भाशय में ही रहना है जब तक उसका टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता। तो उसके लिए जो थर्ड वाली लेयर होती है वो कैसी होती है, बहुत ऐसी कुंडलित और ज्यादा, और इनमें क्या होगा,
इनमें बहुत सारी ब्लड सप्लाईज होती है, ये बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी होती है क्योंकि इसको अंदर ऐसे फोल्ड बनाने, जब भ्रूण आएगा ना तो ये ऐसे फोल्ड बना के इसको अंदर ले लेगी। तो इस ये जो होती है ये हमारी एंडोमेट्रियम, अंतस्तर। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये तीनों हो गए। ये कैसी होती है? ग्रंथिल और बहुत सारी इसमें क्या होगी? ब्लड वेसल्स होती है, मतलब ग्लैंडुलर होती है, बहुत सारे टाइप के हार्मोन सिक्रीट करती है। तो ये हो गया गर्भाशय भित्ति के 3 स्तर। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसको फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं आप, क्योंकि वही बहुत सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं जो अब आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले में, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।